नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डीडीए की जन साधारण आवास योजना 2025 के बारे में। मतलब एक एक डिटेल को पूरी तरह से समझेंगे। अगर कोई दिल्ली में अपना घर लेने का सोच रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस स्कीम की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहली बात, कुल कितने फ्लैट्स हैं? देखिए, इस स्कीम में 1172 ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट्स अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे फ्लैट्स रेडी टू मूव इन है। मतलब कोई लंबा इंतजार नहीं, अलॉटमेंट हुआ और आप सीधा रहना शुरू कर सकते हैं। अब जरा इन तारीखों पे गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन तो 11 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन असली खेल शुरू होगा 22 सितंबर को, ठीक दोपहर 12 बजे। क्यों? क्योंकि इसी दिन से फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होगी। और यकीन मानिए, यही वो दिन है जब आपकी स्पीड और आपकी तैयारी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे? हम इन 6 स्टेप्स को एक एक करके देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये 2025 का मौका आखिर है क्या। फिर एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ऑनलाइन बुकिंग की रेस को समझेंगे, पेमेंट कैसे करनी है वो देखेंगे, अलॉटमेंट से लेकर पोजेशन तक का सफर, और आखिर में घर का मालिक बनने के बाद क्या नियम और जिम्मेदारियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये पहले आओ पहले पाओ स्कीम आखिर है क्या। तो देखिए, ये स्कीम 1172 रेडी टू मूव इन ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट्स के लिए है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर है। इसका सीधा मतलब है, ये कोई लॉटरी या ड्रॉ नहीं है, ये एक रेस है। जिसने भी ऑनलाइन एक फ्लैट पसंद किया और पेमेंट कर दी, वो फ्लैट उसका हो गया, बस वो लिस्ट से बाहर। तो यहाँ पर तैयारी और स्पीड ही सब कुछ है। ठीक है, स्कीम तो समझ आ गई। अब अगला बड़ा सवाल, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं। तो कुछ बेसिक शर्तें हैं जो सबको पूरी करनी होंगी, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 18 साल हो, और हाँ, पैन कार्ड होना जरूरी है। एक पर्सनल सेविंग्स अकाउंट की डिटेल्स भी देनी होंगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए एक खास शर्त है, पूरे परिवार की सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि पारिवारिक आय में किसकी इनकम गिनी जाएगी। तो डीडीए ने ये साफ किया है कि इसमें सिर्फ एप्लीकेंट और उनके पति या पत्नी यानी स्पाउस की इनकम शामिल होगी। और एक बात और, अगर कोई विकलांग श्रेणी में जॉइंट एप्लीकेशन दे रहा है तो जो को एप्लीकेंट होगा वो भी फैमिली मेंबर ही होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, ऑनलाइन बुकिंग की दौड़। यहाँ पर हर एक सेकंड की कीमत होगी। प्रोसेस के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले डीडीए के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, जिसकी फीस है 2500 रुपए, और हाँ, ये नॉन रिफंडेबल है। दूसरा स्टेप है होमवर्क। बुकिंग शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन जाकर सारे फ्लैट्स के लेआउट, कीमत, लोकेशन सब कुछ अच्छे से देख लें। तीसरा, जैसे ही 22 सितंबर को बुकिंग खुले, फौरन अपना फ्लैट चुनें। और चौथा और आखिरी स्टेप, चुने हुए फ्लैट के लिए 50,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट जमा करें। ये भी नॉन रिफंडेबल है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ही आप कोई फ्लैट ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं, डीडीए आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम देगा। सिर्फ 15 मिनट। इसी टाइम विंडो के अंदर आपको 50,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन पे करनी है। अगर आप 15 मिनट में पेमेंट नहीं कर पाए तो वो फ्लैट अनलॉक हो जाएगा और कोई और उसे बुक कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे तैयार रखने हैं और अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट भी पहले से चेक करके रखनी है। बहुत बढ़िया, मान लीजिए बुकिंग हो गई। अब अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, बाकी का पेमेंट करना। तो चलिए देखते हैं कि पेमेंट के क्या नियम और ऑप्शंस हैं। पेमेंट के लिए 2 कैटेगरीज हैं। जो जनरल अलॉटीज हैं, उन्हें अलॉटमेंट लेटर मिलने के 60 दिन के अंदर पूरी पेमेंट करनी होगी, जिसे कैश डाउन कहते हैं। हाँ, अगर थोड़ी और मोहलत चाहिए तो अगले 30 दिन और मिल सकते हैं, लेकिन तब 10% सालाना ब्याज लगेगा। वहीं जो लोग विकलांग श्रेणी में हैं, उनके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो यही कैश डाउन वाला, और दूसरा है हायर परचेज का। इसमें वो 60 दिन में 25% डाउन पेमेंट कर सकते हैं और बाकी की रकम 10% ब्याज पर 15 साल की ईएमआई में चुका सकते हैं। पेमेंट में देरी करना, ये काफी महंगा पड़ सकता है। देखिए, 90 दिन की जो टोटल अवधि है, उसके बाद अगर पेमेंट में और देर होती है तो पेनल्टी काफी बढ़ जाती है।
पहले 2 दिन तक तो 10% ब्याज है, लेकिन 3 से 60 दिन की देरी पर सीधा 14% ब्याज लगेगा। और इससे भी ज्यादा देर होने पर मामला और पेचीदा हो जाता है। तो सीधी सी बात है, टाइम पर पेमेंट करना ही सबसे समझदारी है। अब एक अच्छी खबर, इन फ्लैट्स पर आप होम लोन ले सकते हैं और इसके लिए आपको डीडीएस से कोई प्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लैट को मॉर्गेज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, जब तक आपका सारा बकाया डीडीए को नहीं मिल जाता, प्रॉपर्टी पर पहला हक डीडीए का ही रहेगा। और हाँ, आपको डीडीए को उनके ऑनलाइन पोर्टल पर यह बताना ज़रूरी है कि आपने फ्लैट मॉर्गेज किया है। ओके, पेमेंट हो गई। अब क्या? अब बारी है उस पल की जिसका सबको इंतजार रहता है, घर की चाबियां। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो हर किसी को देने हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। जैसे कि एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें आप अपनी नागरिकता, उम्र वगैरह कंफर्म करेंगे। एक अंडरटेकिंग, जिसमें आप डीडीए के रूल्स मानने का वादा करेंगे। और फिर बेसिक चीजें, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार या पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल और आपके पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अब इनके अलावा कुछ खास केसेस में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। जैसे अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो एक वेरीफाइबल इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को अपने ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी देनी होगी। और अगर किसी ने लोन लिया है तो बैंक से मिला लोन सैंक्शन लेटर और मार्जिन मनी का प्रूफ भी दिखाना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी क्लॉज है, इसे ध्यान से समझना होगा। डीडीए साफ कह रहा है कि फ्लैट जैसा है जहां है के बेसिस पर दिए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप फ्लैट को उसकी मौजूदा कंडीशन में खरीद रहे हैं। बाद में आप किसी भी तरह के बदलाव की मांग नहीं कर सकते, ना ही कोई शिकायत कर सकते हैं। डीडीए आपकी कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा। तो ये एक तरह से खरीदार की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरह संतुष्ट हो। तो घर मिल गया, पोजेशन भी मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है एक जिम्मेदार होम ओनर बनने की यात्रा। तो देखते हैं कि डीडीए फ्लैट के मालिक के तौर पर क्या नियम और जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ नियम बहुत ही सीधे और जरूरी हैं। पहला, फ्लैट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही होगा। दूसरा, जो कॉमन एरिया हैं उनके मेंटेनेंस के लिए आपको RWA यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर बनना होगा। और एक बहुत ही सख्त नियम, अगर आपने एप्लीकेशन में कोई भी जानकारी गलत दी और वो पकड़ी गई तो अलॉटमेंट तो कैंसिल होगा ही, साथ में आपका जमा किया हुआ सारा पैसा भी जब्त हो जाएगा। जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट ले रहे हैं उनके लिए एक खास नियम है। इसे लॉक इन पीरियड भी कह सकते हैं। आप पोजेशन लेने की तारीख से लेकर अगले 5 साल तक अपने फ्लैट को न तो बेच सकते हैं, न ट्रांसफर कर सकते हैं और न ही किसी और को इसका पोजेशन दे सकते हैं। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि इस स्कीम का फायदा असल में जरूरतमंद लोगों को ही मिले, न कि इन्वेस्टर्स को। और आखिर में आता है सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेज, कन्वेयंस डीड। ये वो फाइनल पेपर है जो फ्लैट का फ्री होल्ड टाइटल आपके नाम पर ट्रांसफर करता है। ये तभी बनता है जब आप सारा बकाया चुका देते हैं और फ्लैट का कब्जा ले लेते हैं। इसके बाद इसे रजिस्टर कराया जाता है और बस इसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी के कानूनी तौर पर असली मालिक बनते हैं। तो ये थी डीडीए की पहले आओ पहले पाओ स्कीम की पूरी कहानी, एक एक डिटेल के साथ। हमने एलिजिबिलिटी से लेके पोजेशन और उसके बाद की जिम्मेदारियों तक सब कुछ समझा। अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल ये है कि क्या ये मौका दिल्ली में घर सुरक्षित करने का सही समय है? इस पर सोचना तो बनता है।